Good evening, all of you. You are most welcome on our YouTube channel, Dr. Akhilesh Sharma. You are most welcome once again. We are going to discuss about the cardiovascular system in anatomy and physiology. Very important topic, cardiovascular. Keep silence. Cardiovascular system. कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर जब हम डिस्कशन करते हैं तो सबसे पहले कुछ चीजें हमें ब्लड के बारे में भी पता होना चाहिए कि ब्लड क्या क्या है और क्या क्या करता है, ब्लड के कंटेंट क्या है। तो सबसे पहले हम ब्लड के बारे में बात करते हैं कि ब्लड क्या है। तो ब्लड के बारे में हमने डिस्कशन करा तो ब्लड हमारे बॉडी का कनेक्टिव टिश्यू है, जो कि ब्लड हमारा बॉडी सेल से कनेक्ट होता है और ये बॉडी की वेट का, हमारे बॉडी वेट का 7% होता है। जैसे यदि किसी ब्लड कॉन्स्टिट्यूट नियरली 7% ऑफ आवर बॉडी वेट मींस, बेटा नॉर्मली आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूं, हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है वो 7% होता है किसका? बॉडी वेट का। किसका बेटा? बॉडी वेट का। जैसे बॉडी वेट किसी का 70 केजी है तो उसका ब्लड 5.6 केजी के नियर बाई होगा। समझ में बेटा? नोट केजी, नोट लीटर, लीटर सॉरी, लीटर सॉरी, लीटर, इतना होगा उसका बॉडी वेट। ब्लड हमारे कंपेरेटिवली लोअर प्रोपोर्शन इन वुमेन बट मोर इन चिल्ड्रन। ब्लड इज फाउंड इन कंपेरेटिवली लोअर प्रोपोर्शन इन वुमेन। हमारी फीमेल के अंदर ब्लड का लेवल कम पाया जाता है, मेल के अंदर ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर भी ब्लड लॉस होता है। ब्लड ऑलवेज रिमेन्स इन मोशन इनसाइड द ब्लड वेसल्स। ब्लड हमेशा हमारे बॉडी के अंदर मोशन में रहता है। मोशन मींस मूवमेंट करता है। समझ में आया? ब्लड हमारे बॉडी के अंदर मूवमेंट करता है। अब हम नेक्स्ट जब डिस्कशन करते हैं तो फंक्शंस, ब्लड के फंक्शंस की बात करते हैं तो ब्लड क्या क्या काम करता है। तो सबसे पहले ब्लड O2 एंड CO2 का ट्रांसपोर्टेशन करता है। O2 एंड CO2 ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मींस यदि आप ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन टिश्यूज से लंग्स तक और लंग्स से टिश्यूज तक कौन करता है? ब्लड। उसके बाद ब्लड हमारे न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, आपके बॉडी के अंदर आयरन, फॉलिक एसिड, मल्टीविटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम, इन सब का ट्रांसपोर्ट कौन करता है बेटा? ब्लड। उसके बाद ब्लड हमारा एक्सक्रीट करता है वेस्ट प्रोडक्ट को, नहीं, हेल्प इन एक्सक्रीशन, हेल्प इन एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। जैसे आपको मैं बताऊंगा कि हमारे यूरोलॉजी या यूरिनरी सिस्टम के अंदर जब हम नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो उस नेफ्रॉन के अंदर ब्लड कैपिलरीज या ब्लड आर्टरी होती है जिसको एफरेंट आर्टरियोल बोला जाता है, एफरेंट आर्टरियोल, और वहां पर आके वो कौन सी, हाँ, एफरेंट आर्टरियोल आती है जो कि उस बोमेन संपुट के अंदर छनता है और एफरेंट आर्टरियोल के थ्रू ब्लड बाहर जाता है। तो ये ब्लड हमारे एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, इनके एक्सक्रीशन के अंदर भी हेल्प रहता है, हेल्प करता है। और चौथा, ये हेल्प किसमें करता है बेटा? एंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रीशन। एंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रीशन के अंदर ये मदद करता है, मींस हार्मोनल सीक्रीशंस के अंदर मदद करता है। हमारे बॉडी की जितनी भी ग्लैंड्स है, एंडोक्राइन ग्लैंड, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल जब हम लेके चलेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड का, तो पिट्यूटरी ग्लैंड अपने सीक्रीशंस को जब ब्लड में छोड़ती है तो वो हमारे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचता है। तो ब्लड, ये सारी ब्लड जो हार्मोन्स है, एंडोक्राइन ग्लैंड का सीक्रेशन क्या होता है? हार्मोन्स। ये हार्मोन ब्लड के थ्रू तो ट्रांसपोर्ट होते हैं। कोई भी मेडिसिन, कोई भी दवाई है वो ब्लड के थ्रू तो सर्कुलेट होती है। उसके बाद ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑफ एंटीबॉडीज,
ब्लड देखो बेटा, मोस्ट ऑफ द काम क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन का, डीटीसी बस की तरह, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एंटीबॉडीज। इसका कहने का क्या मतलब है बेटा, जैसे आपके हाथ पर यहां पर कोई बाहर से पैथोजेंस ने आके बाइट किया और उसने अपना केमिकल एजेंट एंटीजन छोड़ा, अब यहां पे हमला हुआ है तो बॉडी के इम्यून सिस्टम के अंदर अलार्म बज जाएगा और ब्लड के थ्रू एंटीबॉडीज आपके कहां पहुंचेंगे, इस जगह पर जहां आपके एंटीजन सिक्रेट हुए, ये एंटीजन्स के अगेंस्ट में आपके एंटीबॉडीज लड़ेंगे। तो बेटा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एंटीबॉडीज कौन करता है, ब्लड। और ब्लड हमारे हीट को भी ट्रांसफर करता है, ब्लड हमारा हीट को भी ट्रांसफर करता है। ब्लड ट्रांसफर हीट, आपको पता है हर जगह क्या कर रहा है, ये या तो ट्रांसपोर्ट कर रहा है या हीट का ट्रांसफर कर रहा है। उसके बाद आपको ट्रांसपोर्टिंग द क्लोटिंग फैक्टर्स टू देयर टारगेट साइट्स, ये भैया नेक्स्ट काम क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है किसका, क्लोटिंग फैक्टर्स का। क्लोटिंग फैक्टर जैसे आपके यहां शरीर पर कहीं चोट लग गई है और चोट लगने के दौरान आपके शरीर से खून निकल रहा है, उस खून निकलने की जगह पर ये तुरंत अपने क्लोटिंग फैक्टर्स को भेजता है, ब्लड क्लॉट करवाने की प्रोसेस को स्टार्ट करता है। ये सारे काम हमारे ब्लड के होते हैं। ये चीज समझ में आई बेटा, ये चीज समझ में आई, बताऊंगा आगे। ये चीज समझ में आई आपको कि हमारे ब्लड का सबसे पहला काम O2 एंड CO2 ट्रांसपोर्टेशन होता है, दूसरा ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है, एक्सक्रीशन करता है वेस्ट प्रोडक्ट का, एंडोक्राइन ग्लैंड के सीक्रीशंस को पहुंचाता है उनकी जगह पर, एंटीबॉडीज का ट्रांसपोर्टेशन करता है, और ये ब्लड ट्रांसफर करता है हीट को और ट्रांसफर ऑफ क्लोटिंग फैक्टर्स। ये बेटा जो हमारे ब्लड के फंक्शंस है। आपको ब्लड के बारे में एक छोटी सी चीज तो मालूम हुई कि ब्लड के अंदर क्या क्या होता है। ब्लड हमारे बॉडी का कनेक्टिव टिश्यू है, ये कनेक्टिव टिश्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। ब्लड की जो पीएच है वो 7.4 होती है और स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.055। ब्लड की जो पीएच है कितनी बोली मैंने, 7.4। ब्लड की जो पीएच है वो 7.4 होती है और स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.055 होती है। ये हमारे ब्लड की पीएच और स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, जिसको कि हमें याद करना है, ये हमें याद होनी चाहिए। ब्लड इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे बॉडी का, कनेक्टिव टिश्यूज है। ये एल्केलाइन नेचर का होता है बेटा, एसिडिक तो 7 से ऊपर का होता है ना, 7 जिसकी पीएच होती है वो न्यूट्रल होता है, 7 से नीचे वालों को एल्केलाइन बोलते हैं, 7 से ऊपर वालों को एसिडिक बोलते हैं। अब तुम देख लो ये क्या, सही बोला मैं, एसिडिक, हाँ ये सॉरी मैं बोल, यदि 7 किसी का पीएच आता है तो वो न्यूट्रल है, 7 से ऊपर है तो वो एसिडिक, बेसिल, हाँ बेसिक है। 7 से यदि किसी का पीएच 7 है तो वो न्यूट्रल। पीएच का ऐसे बेटा, यदि किसी की पीएच 7 आती है तो वो न्यूट्रल है, और 7 से ऊपर यदि वो आती है तो एसिडिक हो जाता है, बेसिक सॉरी दोबारा भी गलती कर रहा हूं। 7 से ऊपर आ जाता, 7 से ऊपर जिसकी होती है उसको बेसिक बोलते हैं, और यदि 7 से नीचे जिसकी पीएच होती है उसको एसिडिक बोलते हैं। तो बेटा पीएच में कभी क्वेश्चन पूछने की जरूरत ही नहीं है, यदि पीएच किसी की 7.4 है तो वो बेसिक है, और यदि 7 से नीचे किसी की पीएच आती है तो वो एसिडिक होती है। ये चीज समझ में आई आपको, ब्लड का फंक्शन समझ में आया। अब जब हम कंपोजिशंस ऑफ ब्लड की बात करते हैं बेटा, तो कंपोजिशंस ऑफ ब्लड के अंदर प्लाज्मा 55% होता है, ब्लड के अंदर प्लाज्मा 55% होता है और सेल्स 45% होती है। सेल्स कितनी,
45%। ये एक जनरल बेसिक चीजें हैं जो आपको याद करनी है, जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। हाँ बेटा, कार्डियोवैस्कुलर के अंदर थोड़ा सा ब्लड के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, है ना, थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ये तो इन्होंने पूछ लिया भाई साहब से, वरना मैं क्या थोड़ा सा ब्लड के बारे में थोड़ा सा बता के आगे अपन उस पर चलेंगे। जब हम प्लाज्मा के बारे में बात करते हैं, या इसको जब हम यूट्यूब पर डालेंगे तो ब्लड के नाम से डाल देंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लड। जब हम प्लाज्मा के बारे में बात करते हैं कि प्लाज्मा के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती है, तो प्लाज्मा आपको पता है, प्लाज्मा लाइट कलर्ड फ्लूइड होता है जो कि ब्लड के अंदर पाया जाता है। बेटी सिंपल सी एक चीज मैं बताऊं आप लोगों को, जब आप इस किसी पर्सन के ब्लड को लेके एक टेस्ट ट्यूब के अंदर रख दोगे, तो थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि उस टेस्ट ट्यूब में नीचे कुछ लाल लाल सेल्स जम जाती है और ऊपर कुछ फ्लूइड पानी जैसा जमा हो जाता है। जो पानी जैसा जमा होता है उसको प्लाज्मा बोलते हैं, और जो नीचे जो सेल्स जमा हो जाती है उनको सेल्स बोला जाता है। तो सिंपल सा, यदि आप दूसरे लेवल में ऐसे समझ सकते हो कि किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर यदि ब्लड को आप डालोगे तो जो ये नीचे जमती है इसको बोला जाता है बेटा ब्लड सेल्स, और जो ऊपर ये होती है बेटा, ऊपर जो पाया जाता है इसको बोलते हैं बेटा प्लाज्मा। हमारी प्लाज्मा कितनी परसेंट होती है? 55%। ब्लड सेल्स होती है 45%। इस डायग्राम के थ्रू आप इस चीज को समझ सकते हैं। बेटा ऐसा होता है, इस प्लाज्मा के अंदर मेनली वाटर होता है 90 से 92%। 90 से 92% क्या होता है बेटा? वाटर, पानी होता है 90 से 92%। और डिजोल्व्ड सब्सटेंसेज, प्लाज्मा इज मेड अप ऑफ द फॉलोइंग। प्लाज्मा किससे बनी होती है बेटा? तो प्लाज्मा के अंदर सबसे पहले तो प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन पाई जाती है। प्लाज्मा के अंदर कौन कौन सी प्रोटीन होती है बेटा? एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फाइब्रोनोजन, फाइब्रिनोजन और क्लोटिंग फैक्टर्स। ये प्रोटीन हमारी प्लाज्मा के अंदर पाई जाती हैं। बेटा आपसे यदि कोई पूछे एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फाइब्रोनोजन एंड क्लोटिंग फैक्टर्स हमारे प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं। और जब हम किस कर रहे हैं, कोई बात नहीं, जब हम बात करते इनऑर्गेनिक साल्ट्स की, कि इनऑर्गेनिक साल्ट्स क्या क्या होते हैं, तो इनऑर्गेनिक साल्ट्स के अंदर सोडियम क्लोराइड, कट कर दो बेटा कॉल को, इनऑर्गेनिक साल्ट्स के अंदर सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, आयरन, कैल्शियम, कॉपर एंड आयोडीन। ये प्लाज्मा के अंदर जो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट होते हैं, इनऑर्गेनिक साल्ट होते हैं, उनमें से बेटा 2-3 नाम याद कर लेना, जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, आयरन, कैल्शियम, कॉपर, आयोडीन, ये पाए जाते हैं। इस प्लाज्मा के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं मोस्टली, जो न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी से, आपके खाने से जो पहुंचते हैं। ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल होता है, एंजाइम होते हैं, और गैसेज O2, CO2 एंड नाइट्रोजन होती है। तो हमारी प्लाज्मा का जब हमने कंपोनेंट पढ़ा कि 55% प्लाज्मा के अंदर हमारे क्या क्या पाए जाएंगे? प्लाज्मा प्रोटीन, इनऑर्गेनिक साल्ट, न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल, एंजाइम और गैसेज। जब हम प्लाज्मा प्रोटीन की बात करते हैं तो ये प्लाज्मा प्रोटीन्स हमारे प्लाज्मा के 7% होते हैं। ये प्लाज्मा प्रोटीन हमारी प्लाज्मा के 7% होते हैं, जो कि हमारे ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करते हैं, जो कि हमारे ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करते हैं। और यदि प्लाज्मा प्रोटीन डिक्रीज हो जाती है तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण आपके बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है, एडिमा आ जाती है। सुना बेटा, मैं दोबारा समझा रहा हूं। प्लाज्मा प्रोटीन, हमारी जितनी प्लाज्मा होती है उसका 7% प्लाज्मा प्रोटीन हमारे शरीर में पाई जाती है। यह प्लाज्मा प्रोटीन ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने के काम में आती है। यदि प्लाज्मा प्रोटीन कम हो जाएगी तो ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा, जिसके कारण हमारे बॉडी के अंदर फ्लूइड इंबैलेंस हो जाएगा
और एडिमा आ जाती है। समझ में आई बेटी? उसके बाद जो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है, ये ग्लोब्यूलिन मोस्टली सीक्रेटेड इन द लीवर बट सम अमाउंट इज आल्सो सीक्रेटेड इन द लिम्फोइड टिश्यू। ये जो ग्लोब्यूलिन्स है ये हमारे सीक्रेटेड इन द लीवर के अंदर सीक्रेट होती है और लिम्फोइड टिश्यू के अंदर ग्लोब्यूलिन्स वर्क एज एंटीबॉडीज, ये एंटीबॉडीज की तरह काम करती है और एक पर्सन की इम्यूनिटी को बढ़ाती है। तो बेटा आपने पढ़ा एल्ब्यूमिन क्या काम करता है, ग्लोब्यूलिन क्या काम करता है। कुछ हार्मोन और मिनरल्स को सपोर्ट करती है, ट्रांसपोर्ट करता है हमारा प्लाज्मा। क्लोटिंग फैक्टर्स पाए जाते हैं प्लाज्मा के अंदर, और फाइब्रोनोजन जो कि लीवर के अंदर बनती है, फाइब्रोनोजन फॉर्म्ड इन द लीवर विच इज हेल्पफुल इन क्लोटिंग। ये चीजें नहीं बताई होंगी आपको किसी ने भी। फाइब्रोनोजन इज फॉर्म इन द लीवर विच इज हेल्पफुल फॉर क्लोटिंग। फाइब्रोनोजन क्लोटिंग के अंदर हेल्पफुल होता है। बाकी क्लोटिंग का प्रोसीजर ब्लड के अंदर हम डिटेल में एक्सप्लेनेशन करेंगे। इनऑर्गेनिक साल्स की बात आती है तो इनऑर्गेनिक साल्स हमारे बॉडी के अंदर सेल की एक्टिविटीज और बॉडी की एक्टिविटीज के लिए जरूरी है, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शंस के लिए जरूरी है। इनऑर्गेनिक साल्स जैसे कैल्शियम, कैल्शियम की कमी से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाती है, जिसको टेटेनी रोग बोल देते हैं। कभी सभी क्लेंच आ जाता है, अकड़न आती है मसल्स के अंदर, ये सब कैल्शियम की कमी से आती है। एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हमारे मिनरल साल्ट्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जब हम न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी का जब हम खाना खाते हैं तो उसका डाइजेशन होता है, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन के दौरान जब हमारा शरीर खाने से कुछ न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो एब्जॉर्ब करने के बाद में जो ये इंपॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करती है वो हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपने यदि हरी मटर खाई, आपने पनीर खाया, आपकी बॉडी के अंदर गया, इनका ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन होने के दौरान आपकी बॉडी ने प्रोटीन को डिराइव्ड कर दिया अमीनो एसिड में और एब्जॉर्ब कर लिया। अब अमीनो एसिड के रूप में आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन का स्टोर हो गया। जब आपके कहीं चोट लग गई, घाव बन गया, उस दौरान वो प्रोटीन अमीनो एसिड दोबारा कन्वर्ट होकर प्रोटीन में वहां आता है और टिश्यूज को हीलिंग के अंदर हेल्पफुल करता है, मदद करता है। समझ में आया? उसके बाद ऑर्गेनिक बेस्ड प्रोडक्ट जैसे यूरिया, यूरिक एसिड एंड क्रिएटिनिन, ये प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के बाद निकलते, ये ब्लड के अंदर पाए जाते हैं, जो कि ब्लड ट्रांसपोर्ट करके इनको एक्सक्रीट आउट करवाता है। हमारे जैसे यूरिन के हम यदि कॉन्स्टिट्यूएंट्स पढ़ेंगे तो यूरिन के अंदर यूरिया 2%, यूरिक एसिड 2% करके 96% वाटर होता है। ये केमिकल कंपाउंड पाए जाते हैं। तो यूरिया, यूरिक एसिड इज द बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म विच इज फाउंड इन आवर बॉडी, इन द ब्लड। हार्मोन्स, हमारे जो ग्लैंड्स है वो सीक्रेट करती है जो हार्मोन्स, उनको टारगेट टिश्यू या टारगेट ऑर्गन तक कौन पहुंचाता है? ब्लड। गैसेस O2 और CO2 का जो मेंटेनेंस है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का मेंटेनेंस, ऑक्सीजन आ रही है, CO2 बाहर जा रही है, ये कौन करता है? ब्लड। अब हम नेक्स्ट जो एक चीज में पढ़ते हैं तो आज हमें यह समझ में आया ब्लड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं। ब्लड की सेल्स के बारे में पढ़ते हैं। हमारा प्लाज्मा और ब्लड सेल्स दो होती हैं। हमने प्लाज्मा के बारे में डिस्कशन करा, ये एक रफली आइडिया है, क्योंकि कई बार क्या हो जाता है बेटा, जब हम फर्स्ट ईयर में यदि मैं आपको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम स्टार्ट कर दूं और मैं आपको बोलूं ब्लड जा रहा है, ब्लड आ रहा है, ब्लड यहां गया, हो गया, अरे बच्चे को तो ब्लड के बारे में तो बताओ, ब्लड होता क्या है। जब हम कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बात करते हैं कि हमारे सेल्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स की, कि हमारे सेल के अंदर क्या क्या पाया जाता है, सेल्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्लड, सेल्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्लड। सेल्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्लड की जब बात करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर तीन तरीके की सेल्स पाई जाती है। एक आरबीसी, दूसरी होती है बेटा डब्ल्यूबीसी, और तीसरी होती है बेटा प्लेटलेट्स। दूसरी होती है बेटा प्लेटलेट्स। आरबीसी जो होती है बेटा हमारी आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स भी बोला जाता है। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स भी बोला जाता है। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट भी बोला जाता है। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स बोला जाता है। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स बोला जाता है। और ये तो भैया प्लेटलेट्स है ही है, हाँ, थ्रोम्बोसाइट्स।
प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। बेटा ये है नॉर्मली, ये इनके दूसरे दूसरे नाम है जिन नामों से इनको जाना जाता है। अब हम जो डिस्कशन करते हैं बेटा कि हमारे इरिथ्रोसाइट्स कितनी होती है, तो इरिथ्रोसाइट या आरबीसी हमारे बॉडी के अंदर 4.5 टू 5.5 मिलियन होती है। आरबीसी जो है बेटा 4.5 टू 5.5 कितनी होती है बेटा, मिलियन पर क्यूबिक एमएम। सही है बेटी, मिलियन पर क्यूबिक एमएम। ठीक है बेटा। उसके बाद जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं वो 6 टू 10,000, 6,000 टू 10,000 पर क्यूबिक एमएम। ठीक है बेटा। अरे बेटा थोड़ी बहुत ऊपर नीचे, अरे बुक में दे रखा है। डब्ल्यूबीसी के बाद जब हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी के क्लासिफिकेशन की, तो डब्ल्यूबीसी के अंदर जो ग्रेन्युलोसाइट्स है, ये ग्रेन्युलोसाइट 60 टू 70% होती है, जितनी ये पाई जाती है उसकी ग्रेन्युलोसाइट 60 टू 70% होती है। इओसिनोफिल्स 1 टू 2% होती है, इओसिनोफिल्स 1 टू 2% होती है डब्ल्यूबीसी काउंट की। बेसोफिल्स 0.5 टू 2%, बेसोफिल्स 0.5 टू 2% ये बेसोफिल्स होती है। लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स ये लिम्फोसाइट 20 टू 30% पाई जाती है। उसके बाद मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स 4 टू 8% पाई जाती है। उसके बाद प्लेटलेट्स बेटा, उसके बाद प्लेटलेट्स 2 टू 5 लाख पाई जाती है। प्लेटलेट्स 2 लाख टू 5 लाख पर क्यूबिक एमएम। बेटा ये नॉर्मल वैल्यूज ऑफ ब्लड सेल्स है। नॉर्मल वैल्यूज मींस आरबीसी जो इरिथ्रोसाइट्स होती है वो 4.5 टू 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम होती है। डब्ल्यूबीसी 6,000 से 10,000 पर क्यूबिक एमएम होती है। इन डब्ल्यूबीसी के ये टाइप्स है बेटा कि ग्रेन्युलोसाइट्स डब्ल्यूबीसी के पार्ट्स हैं ये पांचों, ग्रेन्युलोसाइट, इओसिनोफिल, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स एंड मेनोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स 60 से 70% होती है डब्ल्यूबीसी की, इओसिनोफिल्स 1 से 2% होती है डब्ल्यूबीसी की, बेसोफिल्स 0.5 टू 2% होती है डब्ल्यूबीसी की, लिम्फोसाइट्स 20 टू 30% होती है बेटा डब्ल्यूबीसी की, और मोनोसाइट्स 4 टू 8% होती है डब्ल्यूबीसी की। बता दूंगा यार बेटे, सुन तो ले, ज्यादा ज्ञान आ गया क्या बेटा। ये सारी चीजें पाई जाती है जो हमारे बॉडी के अंदर पाई जाती है। इन सेल्स के बाद प्लेटलेट्स हमारा 2 टू 5 लाख होता है। प्लेटलेट्स 2 टू 5 लाख होता है। जब हम इनकी बात करते हैं बेटा, ये ब्लड सेल्स या प्लूरिपोटेंट सेल्स हमारे बॉडी के अंदर डेवलप करती है, और ब्लड सेल के फॉर्मेशन को हीमोपोइसिस बोला जाता है। प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स या प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल इज नोन एज हीमोपोइसिस, HEMOPOISIS, हीमोपोइसिस। पोइसिस मींस प्रोडक्शन, पोइसिस मींस प्रोडक्शन। ये रब करूं मैं, अब हम डिस्कस करेंगे बेटा आरबीसी के बारे में कि आरबीसी क्या होती है। आरबीसी का लाइफ स्पान कितना होता है, आरबीसी का लाइफ स्पान कितना होता है, 120 डेज। आरबीसी किस शेप की होती है बेटा, स्फेरिकल या बाइकॉनकेव शेप को बोलते हैं इसको। इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, विदाउट न्यूक्लियस भी होती है। इसका डायामीटर 7 माइक्रोन होता है बेटा। लाइफ स्पान 120 डेज होता है। इरिथ्रोसाइट्स लॉन्ग बोन की रेड बोन मैरो से फॉर्म होती है। हमारी जितनी भी बॉडी की लॉन्ग बोन है बेटा, मोस्टली जो लॉन्ग बोन होती है उस लॉन्ग बोन के अंदर जो रेड बोन मैरो पाई जाती है वो रेड बोन मैरो आरबीसी का प्रोडक्शन करती है। इरिथ्रोसाइट्स के फॉर्मेशन को इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं बेटा, और ये नॉर्मली 7 डेज के अंदर न्यू रेड ब्लड सेल्स जनरेट हो जाती है। विद इन 7 डेज के अंदर
न्यू रेड ब्लड सेल्स जनरेट हो जाती है। इसके दो मेन फीचर्स होते हैं, एक होता है बेटा मैच्योरेशन ऑफ सेल और फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। मैच्योरेशन ऑफ सेल की जब हम बात करते हैं, द साइज सेल साइज डिक्रीजेस एंड न्यूक्लियस बिकम लॉस। जैसे ही आरबीसी की साइज बढ़ती है, न्यूक्लियस वहां से लूज हो जाता है। ये विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड के कारण डिपेंड होता है प्रोडक्शन। विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से रेड सेल का प्रोडक्शन, रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है। फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है जो कि हीम और ग्लोबिन से मिलकर बनी हुई है। इरिथ्रोसाइट्स रेड बोन मैरो में फॉर्म होती है और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बनाता है। कई बार कई लोग ये कहते हैं सर हम जब ऑक्सीजन लेते हैं तो ये हमारा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ही क्यों बाइंड करता है? एनवायरमेंट के अंदर तो बहुत सारी गैसेज पाई जाती है। यदि हमारा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है जो कि बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करती है। यदि ये हीमोग्लोबिन पहली बात तो किसी और के साथ इतनी जल्दी मिक्सअप नहीं होगा, फॉर्मेशन नहीं करेगा। यदि किसी बैड गैस के साथ यदि आप इसको मिक्सअप करेंगे तो दैट विल लीड द पॉइजनस सब्सटेंस। ठीक है बेटा, समझ में आया? उसके बाद थ्रोम्बोसाइट्स, जो दूसरी हमारी ब्लड सेल्स है आरबीसी बाद थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स और विदाउट न्यूक्लियस होती है, ये स्मॉलेस्ट सेल्स होती है जो कि बोन मैरो के अंदर फॉर्म होती है और ब्लड क्लोटिंग के अंदर हेल्पफुल होती है, जिसको हीमोस्टेसिस बोला जाता है। हीमोस्टेसिस मींस ब्लड क्लोटिंग या ब्लड को बहते हुए ब्लड को रोकना हीमोस्टेसिस कहलाता है। हीमोस्टेसिस, हीमोस्टेसिस का मतलब होता है बेटा ब्लीडिंग को स्टॉप करना है। HEMASTASIS। स्टेसिस का मतलब होता है स्टॉप, ब्लड ब्लीडिंग का स्टॉप होना हेमोस्टेसिस कहलाता है। और हमारे प्लेटलेट्स का लाइफ स्पान या हमारी थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स की बात है कि इसका लाइफ स्पान 8 से 11 दिन का होता है। बेटा जो ये चीजें मैं बता रहा हूं ना, इनको जब आप बुक खोल के या हमारे नोट्स लेके जब आप पढ़ोगी, जब अंडरलाइन करके करोगी, या जो मैं बोल रहा हूं इसकी एक एक लाइन सुन के जब तुम कॉपी में लिखोगे या बैठ के, जैसे अभी तुमने घर पे जाके पढ़ाई कर ली किताब से, रात को सोते समय इस वीडियो को सुनना तो सारी चीजें मेमोराइज हो जाएंगी और जो चीजें तुम भूल गए होंगे वो याद आ जाएंगी। जैसे रात को अभी तुम घर पे जाके पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई करने के बाद जब आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाए, जब आप सोने को जा रहे हो तो वो गाना सुनने की बजाय यार मेरा गैंगस्टर वो गाना मत सुनना, उसकी बजाय ये सुनना मेरी वीडियो चलाना, उसमें सुनना कान बंद करके, आप कानों से सुनना आंख बंद करके, तो उसमें सब कुछ सुनाई देगा। उससे वो टॉपिक आपका मेमोराइज हो जाएगा और आपकी याददाश्त बढ़ जाएगी और आपको पूरी समरी आपके माइंड में क्लियर हो जाएगी। एक दूसरा तरीका ये भी है कि आप इसको स्लो स्लो करके नोट्स लिखते जाओ, लेकिन टाइम वेस्ट मत करना, किताब सामने रख के, क्योंकि सब टीचर, दुनिया का कोई भी टीचर बिना किताबों के लिए नहीं बना है। किताबें सबसे इंपॉर्टेंट होती है, किताबें ही जिंदगी बदलती है। एक स्टूडेंट, जैसे मैंने किसी से पूछा, हमेशा एक टीचर भी स्टूडेंट होता है। कई बार मैंने एक बड़े प्रोफेसर से मैंने पूछा उससे कि आप कौन हैं, तो जैसे वो प्रोफेसर पढ़ाता है हिस्ट्री, तो उसने बोला मैं हिस्ट्री का विद्यार्थी हूं, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूं। उस प्रोफेसर ने बोला क्योंकि नो वन पर्सन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, आपको कुछ नहीं आता ये मान के चलोगे, और यदि आप ये मानते हो आपको सब कुछ आता है तो ये आपका ईगो है। दुनिया के अंदर 100% नॉलेज जो दुनिया के अंदर पाई गई है, उस नॉलेज में आपका कंट्रीब्यूशन कितना है, कहीं आएगा ही नहीं। जो दुनिया में इतिहास या हिस्ट्री का जितना भी कंट्रीब्यूशन है, यदि आप बहुत बड़े एक प्रोफेसर है, बहुत बड़े, आपका कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन होगा? कुछ नहीं, डेसिमल में भी नहीं आएगा आपका कंट्रीब्यूशन। तो आप हमेशा, जो जितना बड़ा टीचर होता है वो भी स्टूडेंट होता है, आपको भी सीखना है, और कई बार कई चीजें हमें भी सीखने को मिलती है। तो हम सब यहां स्टूडेंट हैं और हम सबको सीखना है, और पर आपको ज्यादा सीखना है क्योंकि आपको एग्जाम पास करना है। समझ में आ गया? अब हम बात करते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट हीमोस्टेसिस, आपको पता है प्लेटलेट्स ब्लड क्लोटिंग के अंदर हेल्पफुल होती है। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, जब हमारी ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाती है
तो प्लेटलेट्स जहां रप्चर होती है वहीं पहुंच जाती है, और ये प्लेटलेट सीरोटोनिन नाम का हार्मोन सीक्रेट करती है जो कि ब्लड वेसल के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है। बेटा मेरी बात सुनना, किसी ब्लड वेसल्स को प्राची ने खुरेच दिया या चाकू मार दिया या ब्लेड चला दी, ब्लड वेसल से खून बहना स्टार्ट हो गया। जैसे ये खून यहां बहा, इस खून के अंदर कौन सी सेल आ गई? प्लेटलेट्स। ये प्लेटलेट्स ने क्या करा भैया? सीरोटोनिन सिक्रीट करा। सीरोटोनिन सिक्रीट करा, तो सीरोटोनिन का काम क्या है बेटा? वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन के कारण क्या होगा? ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी। जब देखा होगा आपने, लंबे समय तक थोड़ा सा खून बहने के बाद में अपने आप बॉडी अपना इंतजाम खुद कर लेती है। उनको पता है आप तो अलग कैटेगरी के आदमी हैं, आप तो इंतजाम नहीं करेंगे, मुझे ही करना है। तो बॉडी के अंदर प्लेटलेट सीरोटोनिन नाम का हार्मोन सीक्रेट करती है जो कि आपके ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, जिससे कि आपके ब्लीडिंग रुक जाती है और प्लेटलेट प्लग फॉर्म कर देती है। यहां पे प्लेटलेट प्लग फॉर्म मींस एक जाला बना देती है, जिस जाले से खून का बहाव बंद हो जाता है। समझ आई बेटा? आई समझ में? जो ब्लड वेसल्स है उनके ऊपर प्लग बना देगी, मींस एक जाला बना देगी, जिससे कि उस वेसल से ब्लड ना निकले। देखो भगवान ने कितना सुंदर बनाया है प्राची को, कि ब्लड बनाया तो ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स दे दिया कि तुम चलते चलते गिर जाओगे, तुम्हारे खून निकलेगा। खून निकलेगा तो तुम हॉस्पिटल भागोगे, तो यार छोटी मोटी चोट पे तो ना भागे। तो ऑलरेडी हमारे क्लोटिंग फैक्टर्स बॉडी के अंदर दे दिए जो कि प्लग फॉर्मेशन करके छोटी मोटी ब्लीडिंग को रोक देते हैं। नेक्स्ट कोगुलेशन। कोगुलेशन का आपको पता ही है, थ्रेड लाइक मैश बना देती है ब्लड सेल्स के ऊपर, जो प्लग का काम करती है। यहां पर प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन का चेंजेस होता है। अब ब्लड क्लोटिंग के अंदर क्या होता है बेटा, जब मैं प्रोसीजर आपको पढ़ाऊंगा, प्रोथ्रोम्बिन तो थ्रोम्बिन में चेंज होता है, थ्रोम्बिन में क्या होगा? चेंज। और फाइब्रिनोजन किस में चेंज होगा भैया? फाइब्रिन में। ये फाइब्रिन मींस यदि ये चोट यहां लगी है तो फाइब्रिन का मतलब ये फाइब्रिन हो गए, ये ब्लड क्लोटिंग फॉर्म हो गए। तो इस तरीके से ये क्लोटिंग फॉर्म हो जाती है। और फाइब्रिनोलाइसिस, हीलिंग ऑफ ब्लड वेसल्स स्टार्ट आफ्टर द क्लट फॉर्मेशन। ये क्लॉट फॉर्मेशन हो गया भैया। क्लॉट फॉर्मेशन के बाद में हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। हीलिंग स्टार्ट का मतलब घाव का भरना स्टार्ट हो जाता है। इस घाव के भरने के इस प्रोसीजर को फाइब्रिनोलाइसिस बोला जाता है। समझ में आई? देखो कितने इजी वे में कितनी बढ़िया रामायण सुनाई देती। फाइब्रिनोलाइसिस हो गया, समझ में आया भैया? आ गया समझ में? चलो भाई, अब हम डिस्कस करते हैं डिटेल में ल्यूकोसाइट्स या व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में। जब हम व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में बात करते हैं तो ल्यूकोसाइट्स हमारे ब्लड वॉल्यूम का 1% होती है। ब्लड वॉल्यूम का 1% होती है। ये ल्यूकोसाइट्स लार्जेस्ट ब्लड सेल्स है हमारे ब्लड की, सबसे ज्यादा ये पाई जाती है। द प्रोवाइड्स ब्लड वेसल्स विद द एबिलिटी टू फाइट वेरियस इन्फेक्शंस। ये इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए इम्यूनिटी देती है। ल्यूकोसाइट्स लार्जेस्ट ब्लड सेल्स होती है जो हमारे ब्लड के अंदर पाई जाती है, ये 1% होती है। दे कंटेन न्यूक्लियर, इनके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है और छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स भी पाए जाते हैं। ये दो तरीके की होती है, ग्रेन्यूलोसाइट्स और ए ग्रेन्यूलोसाइट्स। ये अब देखो भैया, WBC दो तरीके की होती है। एक तो हो गई आपकी ग्रेन्यूलोसाइट्स और एक हो गई ए ग्रेन्यूलोसाइट्स। अब भैया ग्रेन्यूलोसाइट्स के अंदर क्या क्या होता है?
ये वो वाइट वेसल्स होती हैं जिनके अंदर स्मॉल स्मॉल ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। जैसे ये तो इनका कुछ न्यूक्लियस हो गया, इसके बाद में ये जो ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं इसको क्या बोलते हैं? ग्रेन्यूलोसाइट्स। ये ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, इनके नेम, देयर नेम्स आर डिपेंडेंट अपॉन द स्टेनिंग, और ये स्टेनिंग के बेस पे इनके नाम रखे गए। पहला तो इयोसिनोफिल्स, पहला इयोसिनोफिल्स, मैंने आपको बताया था इयोसिनोफिल्स रेड इन कलर होते हैं, बेसोफिल्स ब्लू इन कलर होते हैं, न्यूट्रोफिल्स पर्पल इन कलर होते हैं। मींस हमारे ग्रेन्युलोसाइट्स में कौन कौन से आ गए बेटा? इयोसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और बेसोफिल्स आ गए हमारे। आ गया बेटा? ये हमारे रेड कलर के होते हैं, ये हमारे ब्लू कलर का होता है, और न्यूट्रोफिल्स नहीं, ये हमारे पर्पल कलर के होते हैं, ये पर्पल कलर और ये ब्लू कलर। आपका ध्यान कहीं भी नहीं है, मास्टर जी गलत पढ़ा दो, गलत पढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें। न्यूट्रोफिल पर्पल लिखा हुआ, हाँ ये मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी। न्यूट्रोफिल पहले सही लिख रहा था, कई बार हो जाता। न्यूट्रोफिल हमारा पर्पल कलर होता है बेटा, और बेसोफिल्स का ब्लू कलर होता है। इयोसिनोफिल्स फैगोसाइटोसिस का काम करती है, जिसके अंदर एक्टिव न्यूट्रोफिल्स पाए जाते हैं। इसके अंदर जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो टॉक्सिक केमिकल सब्सटेंस रिलीज करते हैं जो इन्फेक्शन के अगेंस्ट में लड़ते हैं। इयोसिनोफिल्स के अंदर ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, ये हाँ एलर्जी के अंदर ये बढ़ते हैं इयोसिनोफिल्स। ये अपने केमिकल रिलीज करते हैं जो कि किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में या पैथोजेंस के अगेंस्ट में लड़ते हैं। जब हम बेसोफिल्स की बात करते हैं, ये बेसोफिल्स भी एलर्जी के दौरान बढ़ती है। हिपेरिन हिस्टामिन, ये बेसोफिल्स एलर्जी इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ बेसोफिल्स हिपेरिन हिस्टामिन व्हिच हेल्प्स इन इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन करने के लिए बेसोफिल्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है। बेसोफिल्स एलर्जन स्टिमुलेट करती है। बेसोफिल्स के अंदर बेसोफिल कंटेन वन टाइप ऑफ सेल विच आर नॉट इन सर्कुलेशन। ये एक ऐसी सेल होती है जो हमारे बॉडी के अंदर ज्यादा सर्कुलेट नहीं होती है, विच आर प्रेजेंट ओनली इन द टिश्यू। ये टिश्यूज के अंदर प्रेजेंट होती है, जिसको मास्ट सेल भी बोला जाता है। उसके बाद आ गया न्यूट्रोफिल्स। जब हम न्यूट्रोफिल्स की बात करते हैं तो न्यूट्रोफिल्स हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। जब कोई फॉरेन मटेरियल हमारे बॉडी के अंदर एंट्री करने की कोशिश करता है तो न्यूट्रोफिल्स वहां पर जाती है और उससे फाइट करती है। उस बाहर से आए कीटाणु या फॉरेन ऑर्गेनिज्म को एंगल्फ मींस निगल जाएगी, और निगल जाने के बाद जो फैगोसाइटोसिस करती है, जो मैंने आपको बताया ना बेटा, फैगोसाइटोसिस कौन करता है? न्यूट्रोफिल्स। मींस बाहर के किसी भी पैथोजेंस को हमारी बॉडी के अंदर एंट्री करने की कोशिश करता है तो उसे ये निगल जाती है, डिस्ट्रक्शन करती है, डाइजेस्ट करती है, एब्जॉर्ब करती है और एक्सपेल आउट कर देती है। इस प्रोसीजर को बोला जाता है फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस न्यूट्रोफिल्स के अंदर पाया जाता है। न्यूट्रोफिल्स के नंबर इंक्रीज हो जाते हैं ड्यूरिंग इन्फेक्शन, ल्यूकेमिया, हैवी स्मोकिंग और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। हैवी स्मोकिंग, इन्फेक्शन, ल्यूकेमिया और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स मींस डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के अंदर DIABETIC डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, ये ऐसा ही एक सिचुएशन होती है डायबिटीज के अंदर। डायबिटीज, और एक तो डायबिटीज होता है, एक डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होता है, जिसके अंदर हमारी जो यूरिन के थ्रू कीटोन बॉडीज एक्सपेल आउट होने लग जाते हैं, जिसको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस बोलते हैं। हाँ, अब हम जो नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं बेटा, एक ग्रेन्युलोसाइट्स। एक ग्रेन्युलोस, ये हमने ग्रेन्युलोसाइट्स पढ़े। एक ग्रेन्युलोसाइट्स में क्या होगा बेटा? ये ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाएंगे। एक ग्रेन्युलोसाइट्स ये ल्यूकोसाइट्स होती है जिनके अंदर ह्यूज न्यूक्लियस, बड़ा एक न्यूक्लियस पाया जाता है। मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स आर नियर बाई 20 to 50% प्रोपोर्शन इन द ल्यूकोसाइट्स। हमारे ल्यूकोसाइट की 25 से 50%
एग्रेन्युलोसाइट सेल्स होती हैं, जिसके अंदर सबसे पहले मोनोसाइट्स आता है, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। एग्रेन्युलोसाइट्स के अंदर आएगा मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। समझ में आया? ये मोनोसाइट्स हमारे सेल्स आर वेरी ह्यूज, ये बड़ी सेल होती है, स्ट्रक्चर में बड़ी होती है, ये बोन मैरो में फॉर्म होती है। ये फेगोसाइटोसिस के अंदर these circulate as the blood and carry out the process of phagocytosis. ये हेल्पफुल होती है फेगोसाइटोसिस के लिए। मोनोसाइट्स with the help of hypothalamus increase the temperature of body. मोनोसाइट्स हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए काम में आती है। ये हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाती है, उसको क्या बोलते हैं? मोनोसाइट्स। थर्मोरेगुलेटिंग सेंटर कौन है बेटा हमारे बॉडी का? हाइपोथैलेमस। हमारे बॉडी का टेम्परेचर हाइपोथैलेमस मेंटेन करता है। ये मोनोसाइट्स ये ग्लोब्यूलिन सीक्रेट करती है लीवर के अंदर। ये मोनोसाइट्स ग्लोब्यूलिन सीक्रेट करती है लीवर के अंदर और टी लिम्फोसाइट सीक्रेट करती है। मोनोसाइट्स टिश्यूज के अंदर पाई जाती है। ये टिश्यूज के अंदर मैक्रोफेज सीक्रेट करती है और मैक्रोफेज फंक्शन इन इंफ्लामेटरी एंड इम्यूनिटी। मींस बेटा मोनोसाइट्स क्या क्या काम करती है? ये मोनोसाइट्स ग्लोब्यूलिन सीक्रेट करेगी बेटा लीवर के अंदर और टी लिम्फोसाइट सीक्रेट करती है। ये मोनोसाइट टी लिम्फोसाइट सीक्रेट करती है और उसके बाद में फाउंड इन टिश्यू जो कि मैक्रोफेज फाउंड इन टिश्यू एंड सीक्रेट मैक्रोफेज। ये मैक्रोफेज सीक्रेट करती है। ये मैक्रोफेज हमारे बॉडी को इन्फ्लामेशन एंड इम्यूनिटी प्रोड्यूस करता है। इन्फ्लामेशन एंड इम्यूनिटी प्रोड्यूस। समझ में आई मेरे बच्चे? शेरा प्रोड्यूस। समझ में आई? ये शायदान तो नहीं आ रही, ये तो मुश्किल पास होगी भगवान के नाम पे ही हो। प्रोड्यूस हो गई चीज, समझ में आई बेटा आपको? उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं लिम्फोसाइट्स के ऊपर। ये मोनोसाइट्स के बारे में डिस्कस करा। जब हम लिम्फोसाइट्स के बारे में डिस्कस करते हैं तो लिम्फोसाइट्स हमारी मोनोसाइट से छोटी होती है और न्यूक्लिया इनके अंदर बड़ा होता है, न्यूक्लियस बड़ा होता है। ये ब्लड के अंदर सर्कुलेट होती है और ये लिम्फेटिक टिश्यू लाइक स्प्लीन एंड लिम्फ नोड से फॉर्म होती है। बेटा ये किससे फॉर्म होगी? लिम्फोसाइट्स। ये हटा दो। ये लिम्फोसाइट्स हमारे फॉर्म किससे होगी? लिम्फ नोड और स्प्लीन। फॉर्म्ड बाय लिम्फ नोड और स्प्लीन। दे फॉर्म द रेड बोन मैरो। दे फॉर्म द रेड बोन मैरो। ये रेड बोन मैरो फॉर्म करती है। ये बॉडी के यदि कोई एंटीजन आया तो उसके अगेंस्ट में लड़ती है। ये दो तरीके की होती है, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स सीक्रेटेड इन द थाइमस। ये कहां सीक्रेटेड होती है? टी लिम्फोसाइट्स थाइमस, थाइमस ग्लैंड। ये थाइमस ग्लैंड एडल्ट जब पर्सन होता है तो ये डिसअपियर हो जाती है। जहां तक दे प्रोवाइड सेल मीडिएट इम्यूनिटी। ये टी लिम्फोसाइट सेल मीडिएट इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। सेल मीडिएट इम्यूनिटी प्रोवाइड बाय टी लिम्फोसाइट। ये टी लिम्फोसाइट्स सेल मीडिएट इम्यूनिटी ये क्या करती है? ये रिकॉग्नाइज कर लेंगी एंटीजन को। रिकॉग्नाइज एंटीजन को करने के बाद ये उसके पास पहुंचकर फाइट करेंगी, जिससे कि ये इन्फेक्शन से बचा लेती है। नेक्स्ट होता है बी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स
बोन मैरो के अंदर फॉर्म होती है। बेटा ये याद करने वाला चैप्टर है जिसमें कि आपको याद करना पड़ेगा कि ये बोन मैरो के अंदर पाई जाती है, वो पाई जाती है, उसको एक्सप्लेन करने का कोई तरीका नहीं होता। कई चीजें ऐसी होती है जिनको आपको मेमोराइज और याद करना पड़ेगा। ये जो चैप्टर है, जैसे आपकी आरबीसी कितनी होती है, कितना क्या है, कितने लेवल है, कितनी क्या है, ये चीजों को आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, माइंड में बिठाना पड़ेगा। नॉर्मल वैल्यूज, ये बी लिम्फोसाइट्स फॉर्म इन द बोन मैरो, ये बोन मैरो के अंदर फॉर्म होती है। ये एंटीबॉडी सीक्रेट करती है जो कि एंटीबॉडी मीडिएट इम्यूनिटी देती है। टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज मीडिएट इम्यूनिटी, एंटीबॉडीज मीडिएट इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, जो कि किसी भी एंटीजन के अगेंस्ट में जाके ये लड़ने के लिए सैनिक तैयार करती है। ये एंटीबॉडीज सीक्रेट करेगी, एंटीबॉडीज सीक्रेट करेगी। अब बेटा एंटीबॉडीज का बहुत बार नाम आ गया कि कौन कौन से एंटीबॉडीज हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, कौन से होते हैं हमारे बॉडी में, बताता हूं। एंटीबॉडीज को इम्यूनोग्लोबुलिन बोला जाता है, आईजी, आईजी इम्यूनोग्लोबुलिन, नॉर्मली जीएएम डी, ये पाए जाते हैं। इनको याद कर लेना भैया, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी और आईजीई, ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ये एंटीबॉडीज जो हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं और आपकी बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप्स की। तो हमारी आरबीसी के सेल पर हमारी जो ब्लड सेल्स होती है आरबीसी, इट इज वेरी इंडिविजुअल, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंटीजन सेल्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट रेड ब्लड सेल्स। हमारी जो रेड ब्लड सेल्स होती है उसके पास डिफरेंट काइंड का एक एंटीजन पाया जाता है। ये एंटीजन डिटेक्ट करता है कौन सा ब्लड ग्रुप होगा। द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल फॉर्म्स द एंटीबॉडी अगेंस्ट द एंटीजन। अब यदि आपका जिस कंटेंट का एंटीजन आपके पास है, आपको उसी तरीके का ब्लड ग्रुप लेना पड़ेगा, वरना एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएंगे और ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिजेक्ट हो जाएगा। इसी कारण सेम ब्लड ग्रुप का ब्लड लेना पड़ता है। नॉर्मली हमारे ब्लड ग्रुप 55% पॉपुलेशन के पास में ए टाइप का एंटीजन होता है, बी टाइप का एंटीजन होता है, या बहुत होते हैं ए और बी, और 45% रिमेनिंग पॉपुलेशन के पास में नाइदर एंटीजन ए और बी नहीं होगा, उनके पास होता है ब्लड ग्रुप ओ। हमारे जब ब्लड ग्रुप की बात आती है तो ब्लड ग्रुप हमारे कितने होते हैं, ए, बी और ओ। ब्लड ग्रुप कितने होते हैं हमारे? जब हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप की तो ब्लड ग्रुप होता है हमारा ए, बी और ओ, और एक हो गया ए बी। अब यदि रीसस फैक्टर प्रेजेंट है तो उसको बोला जाता है प्लस, और यदि एब्सेंट है तो उसको बोला जाता है नेगेटिव। अब आप किसका आप रिसीव कर सकते हैं ब्लड ग्रुप? अरे बेटा फायदा नुकसान नहीं होता, आपके दांतों का भगवान ने बनाया तो खाने का ही है ना। ब्लड का आपका काम है, आपके शरीर में ब्लड पाया जाता है, तो एब्सेंट और प्रेजेंट तो फायदा नुकसान तो आप जब डिस्कशन करो जब आपके हाथ में हो। अब बेटा जब हम इसकी बात करते ए, तो एक जो फैक्टर है ये ब्लड किससे ले सकता है, इसके पास एंटीजन जो मौजूद है, तो ये किस किस से रिसीव कर सकता है? तो भाई एक तो ए से रिसीव कर सकता है, और एक ओ से रिसीव कर सकता है, और एक ए बी से रिसीव कर सकता है। ठीक है बेटा, और ये किसको दे सकता है? तो सिर्फ एक और ए बी को दे सकता है। समझ में आया बेटा? बी वाले में भैया यदि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो गए तो बी, ए बी और ओ, और ये रिसीव कर लेगा, दे किसको सकता है? ए और ए बी को।
ओ वाला जो है भैया, ये यूनिवर्सल डोनर होता है, जो कि किसी को भी दे सकता है। और ए भी जो होता है, ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है, किसी से भी ले सकते हैं। ठीक है बेटा, अब हम छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं ब्लड वेसल्स के बारे में। ब्लड वेसल्स के बारे में मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा, चलो कल पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग विद अस। आज हम लोगों ने डिस्कशन करा ब्लड के बारे में बड़ा शॉर्टली और ब्रीफली। आप लोगों को कैसा लगा? ये याद करने का टॉपिक है, जिसको आप याद करेंगे। ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपके लिए है। बाकी की और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल डॉक्टर अखिलेश शर्मा के साथ जुड़े रहिए। डेली हम एक नई वीडियो के साथ आ रहे हैं, नए डिस्कशन के साथ, नए टॉपिक के साथ। लगे रहिए हमारे साथ नई प्रिपरेशन के लिए, सक्सेस के लिए। ज्वाइन अस विद योर सक्सेस, ज्वाइन अस विद योर सक्सेस। थैंक यू।